नमस्कार, न्यूज 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इरफान का बवाली बयान आते के साथ सियासत तेज हो गई, सियासत गर्म हो गई। निश्चित तौर पर गर्म होना है, क्योंकि धर्म को जब भी धर्म को आधार बनाकर टिप्पणी किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कहीं ना कहीं से तो प्रत्यक्ष या परोक्ष उसका विरोध आना ही आना है। और उस विरोध का नतीजा यह हुआ कि इरफान अंसारी साहब ने ट्वीट डिलीट कर दिया। एक्स पर जो पोस्ट किया था, अभी सूचनाएं मिल रही हैं कि उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि डिलीट करने से पहले भाजपा ने उस पोस्ट को हथियार बना लिया, उस पोस्ट को उठाया और चुनाव आयोग पहुंच गई और इरफान अंसारी को चुनाव प्रचार से दूर करने की मांग कर दी। अब स्थिति यह है कि इरफान अंसारी साहब कल्पना सोरेन जी के साथ गांडेय में बाकायदा मौजूद थे और गांडेय की ही तस्वीर साझा करते हुए भगवान राम पर टिप्पणी कर दी थी। अंधभक्त बता दिया था, नकली भक्त बता दिया था भाजपा के लोगों को। और जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भगवान राम की संज्ञा दे दी थी, कल्पना सोरेन को सीता माता दुर्गा जी का अवतार बता दिया था और खुद को भी हनुमान बता बैठे थे। अब इरफान जी इस मुद्दे पे क्या बोलेंगे विधायक, ये तो बात की बात है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चलेंगे अपने अतिथियों के पास कि आखिर इरफान ने ये बवाली बयान अचानक क्यों दिया, क्योंकि इस पर बाबूलाल मरांडी जी ने भी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, तल्ख टिप्पणी की है कि मंत्री पद पाने के लिए तलवे चाटना बंद कीजिए, आप कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। क्या हकीकत है समझाएंगे आपको, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मैं सीता भाभी मानता हूं। राम का नाम इरफान का बवाली बयान, इरफान का बयान सनातन का अपमान, कांग्रेस विधायक इरफान के बयान पर बवाल, इरफान अंसारी के बयान पर भड़की बीजेपी, धार्मिक भावना से नहीं खेलने की चेतावनी। कांग्रेस विधायक के एक पोस्ट से सियासी बवाल मच गया है। एक्स पर किए पोस्ट में इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन की तुलना भगवान राम से कर दी है। यही नहीं, कल्पना सोरेन को माता सीता और दुर्गा का अवतार करार दिया। इरफान अंसारी ने अपने पोस्ट में बीजेपी को नकली राम भक्त बताया और खुद को हनुमान बताते हुए लंका को जलाकर राख करने की बात कही। इरफान अंसारी के इस पोस्ट पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर एक के बाद एक 2 पोस्ट किए और इरफान अंसारी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मंत्री पद की लालच में आप किसी के तलवे चाटिए, कुछ भी करिए, लेकिन किसी दूसरे की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का खतरनाक खेल मत खेलिए। वहीं बीजेपी ने इरफान के बयान को सनातनियों का अपमान करार दिया है। देखिए, मियां इरफान अंसारी को सनातनियों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने का हक किसने दे दिया? क्या उनमें ये हिम्मत है कि जो अपने इस्लाम के आराध्य लोग हैं उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करके कहें कि जो हेमंत सोरेन जेल में बंद अभियुक्त हैं वो इस्लाम के इन आराध्य लोगों की तुलना कर सकते हैं? क्या वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, सनातनियों इनके लिए आसान टारगेट होता है, इसलिए असली राम बता रहे हैं हेमंत सोरेन को, जो करप्शन के चार्जेस में जेल में बंद है। कल्पना सोरेन को सीता मैया बोल रहे हैं। अरे शर्म करो इरफान अंसारी, इस तरह की जिहादी मानसिकता वाले लोगों को ना झारखंडी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने इस्लाम को देखो, खबरदार जो सनातनियों की तरफ देखने की कोशिश भी की। एक्स पर किए एक और पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने इरफान अंसारी को हावड़ा कैश कांड की याद दिलाई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आपके पैसे की लालच में आपके ही राजनीतिक सहयोगी के माध्यम से भैया भाभी ने 2 कांग्रेस विधायकों के साथ आपको बंगाल में पकड़वाया, दीदी के जरिए उल्टा लटकवा कर पिटवाया, जेल भिजवाया। बाबूलाल ने पूछा कि क्या कुर्सी की लालच में नजरिया बदल गया? बाबूलाल मरांडी ने इरफान पर मंत्री पद के चक्कर में आत्मसम्मान को गिरवी रखने का आरोप लगाया। इरफान के बयान पर सियासी बवाल बढ़ा तो जेएमएम ने इरफान के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने इरफान के बयान का समर्थन करते हुए अपने विधायक का बचाव किया है। असली रामराज यहाँ पर तब आया जब यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। हेमंत सोरेन ने हर दबे कुचले तबके को सामने लाने का प्रयास किया, आवाज बना हर ऐसे व्यक्ति का जिसको कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में शोषित किया गया, और इसी को रामराज बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को राम का एक परिचय कहा जा सकता है कि राम के कदमों नक्शो कदम में चल रहा है। तो मुझे इरफान अंसारी साहब की बात में कोई भी
दिक्कत नहीं लगती है, कोई भी परेशानी लगती है, और मैं उनके बात का समर्थन भी करता हूँ। का व्यक्तिगत उनका बयान हो सकता है, लेकिन हम लोग पार्टी के परिप्रेक्ष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग सर्वधर्म सब सम्मान करके सबका करके चलते हैं, और कोई भी राजनीति धर्म में हम लोग घुसाना नहीं चाहते हैं। धर्म अपने जगह पर है, राजनीति अपने जगह पर है, चुनाव अपने जगह पर है। बीजेपी का आरोप है कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद इरफान अंसारी को एक बार फिर मंत्री की कुर्सी नजदीक दिखाई पड़ रही है, लिहाजा हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को खुश करने के लिए ऐसे पोस्ट कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि इरफान का ये पोस्ट सनातनियों की धार्मिक भावनाओं का अपमान है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट देख ली आपने। ये तो रहा बयान पर बवाल। पहले चलते हैं अपने अतिथियों के पास। अतिथियों से समझते हैं कि अतिथि क्या समझते हैं, कांग्रेस क्या समझती है, जेएमएम क्या समझती है कि इस बयान के पीछे की राजनीति क्या है। स्वागत करते हैं हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ रियाज अहमद साहब हैं। रियाज जी स्वागत है आपका। झामुमो से हमारे साथ हेमलाल मेहता जी हैं। हेमलाल जी स्वागत है आपका। बयान कांग्रेस से आया है। इरफान साहब कांग्रेस के कद्दावर विधायक हैं, काफी पुराने कांग्रेसी हैं। उनके पिता फुरकान अंसारी साहब भी काफी रिनोन्ड व्यक्तित्व हैं। रियाज साहब, आखिर इरफान अंसारी ने ऐसा बयान क्यों दे दिया कि बैकफुट पर जाना पड़ गया, ट्वीट डिलीट करना पड़ गया, जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भगवान राम बता दिया, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भाभी तो चलिए ठीक है, उनको दुर्गा का अवतार नजर आ रही हैं, बार बार लिख रहे हैं अब पोस्ट पर कि दुर्गा के अवतार में नजर आने वाली। लेकिन जो पोस्ट पहला किया था उसमें लिया था कि कल्पना सोरेन दुर्गा का अवतार है, माँ दुर्गा का अवतार है, और मैं हनुमान हूं, जला कर राख कर देंगे बीजेपी को। देखिए, उनका ये निजी बयान है, लेकिन मैं एक कह सकता हूं कि जिस तरह से इरफान अंसारी ने शुरू से, अभी से नहीं, वो बोलते हैं कि मैं राम का हनुमान हूँ। एक उदाहरण होता है कि भाई बड़ा भाई राम है, छोटा भाई लक्ष्मण है, तो एक उदाहरण दिया जाता है। क्योंकि राम का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, उनका जो राम राज्य का जो कल्पना है इतना बड़ा है, तो एक उदाहरण पूर्वक लोग बोलते हैं। और उसी में इरफान अंसारी ने बोला कि मैं उनका हनुमान हूँ, मतलब भक्ति कह सकते हैं कि वो उनसे इतना प्यार करते, इतना मोहब्बत करते, तो उसी का वो एक उदाहरण के तौर पे वो दिए होंगे। लेकिन हम हर धर्म का कह सकते हैं कि इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी हो, वो चाहे सनातन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, और राजनीति कभी धर्म से नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे किसी का धर्म को ठेस लगे, और उस ये पे जाना भी नहीं चाहिए जो किसी के धर्म को जरा से भी ठेस पहुंचे। लेकिन बीजेपी को एक मौका चाहिए हमेशा इस मुद्दे पे राजनीति करने के लिए, और वो हमेशा इस मुद्दे पे राजनीति करना चाहती है। हमेशा ये किस तरह से धर्म की राजनीति करते हैं और किस तरह से हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं, आप पूरे चुनाव में देख सकते हैं। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री इस देश में 10 साल में उन्होंने क्या किया उस पर बात नहीं करते, वो भी उसी ट्रैक पे और उसी पिच पे खेलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इरफान अंसारी ऐसा कुछ नहीं बोले जिससे सनातन धर्म को कष्ट पहुंचे। सनातन धर्म को कष्ट पहुंचने वाली कोई बात उन्होंने नहीं कही। कांग्रेस का कहना है कि सनातन धर्म को कष्ट पहुंचने वाली कोई बात नहीं की। कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन है। आज महानगर अध्यक्ष ने भी कहा, कुमार राजा ने, कि इरफान अंसारी के समर्थन में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी। हेमलाल साहब, जब कोई ऐसी बात कही नहीं तो झामुमो ने पल्ला क्यों झाड़ लिया कि इरफान अंसारी की व्यक्तिगत सोच है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस कह रहा है कि उन्होंने किसी धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात ही नहीं कही, फिर व्यक्तिगत राय कैसी हो गई? स्वाभाविक है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उन्होंने बहुत ऐसा कुछ नहीं कहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान आपने सुना, क्योंकि ये शुरू से रहा है हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सरना सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। हम किसी पर द्वेष नहीं करते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, किसी को नहीं ठेस पहुंचाते हैं। सभी धर्म को समान रूप से हम मानते हैं, मानने वाले पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। इसलिए जहां तक इरफान अंसारी साहब का बयान की बात है या ट्वीट का बात है, तो उन्होंने अभी मैंने देखा कि उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा है,
कि नकली राम भक्त माने राम को उन्होंने गाली नहीं दी है, भगवान राम पर किसी तरह का अपशब्द नहीं कहा है। तो उसमें इतनी बड़ी क्या कहा जाए, सियासत नहीं होनी चाहिए थी, बहुत बड़ा नहीं बात कहा है। और दूसरी बात चूंकि इसलिए कहा होगा उन्होंने, चूंकि देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने यूज करती है, भगवान राम को यूज किया है और उसी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार चुनाव लड़ा था इन्होंने बजरंगबली के नाम पर, आपने देखा होगा कि उस राज्य में क्या हश्र हुआ। अभी भगवान श्री राम के नाम पर लड़ा जा रहा है। और चूंकि उन्होंने इसलिए कहा होगा, जहां तक मेरा सोच है कि राम मंदिर जिस तरह से उद्घाटन किया गया और प्राण प्रतिष्ठा किया गया, वो इतनी जल्दीबाजी में किया, इसलिए वो सही नहीं था, वो क्षण सही नहीं था, इसलिए कहा होगा। दूसरी बात, और मुझे बोलने दे, थोड़ा सा रुक जाए। बोला सर, आपने 3 मिनट से बोल रहे हैं, आपने सारी बातें कही। अभी तो मैं एक ही पक्ष पर हूँ। मेरे पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे, अगर आपको टीवी स्क्रीन दिख रहा है तो उसमें इरफान के अरमान लिखे हुए हैं। अभी तो मैं अरमानों पर आया भी नहीं हूँ, अभी तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि बयान में बवाल क्या है। अब भाजपा को समझ लेते हैं कि भाजपा को इतनी तीखी क्यों लगी इरफान की जो बात है। प्रतुल साहब, नकली भक्त कहा गया आप लोगों को, बीजेपी को जलाकर राख कर देंगे, लेकिन बीजेपी को जलाएंगे राम के हनुमान। और राम कौन है? जेल में बंद भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। देखिए, हम शुरू से मानते हैं कि इरफान अंसारी जैसे जो लोग हैं वो जिहादी मानसिकता से पूरे ड्रिवन रहते हैं, जिनकी पूरी राजनीति जो है वो तुष्टीकरण और एक संप्रदाय विशेष के ध्रुवीकरण पर आधारित होती है। और देखिए, ये सही समय पर मौके पर छक्का लगाने की कोशिश करते हैं। आलमगीर आलम का जेल जाना और इनका विवादों में आना, विवादों भी कैसा कि ये जो यहाँ का सोरेन दरबार है उसके प्रिय हो जाए। तो ये सिर्फ मंत्री पद बनने के लिए इन्होंने सारी हदें तोड़ दी। जिस स्तर पे एक विधायक को गिरने की हमने कभी कल्पना नहीं की थी, वैसे गिरी। और देखिए, ये जो ट्वीट अगर सही था इनका, तो डिलीट क्यों किया? किस चीज का डर हो गया? ये रणछोड़ अंसारी क्यों बन गए? और इन्होंने क्या लिखा है ट्वीट में जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, मेरे असली राम को जेल में बंद कर दिया। मैं लाइन बाय लाइन आऊंगा। मेरे असली राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या थे? मेरे असली राम, ये कौन है मेरे असली राम? तो क्या मैं मेरे असली राम क्यों कह रहे हैं? हेमंत सोरेन को जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में जेल में बंद है। और क्या मियां इरफान अंसारी को इतनी हिम्मत है कि अपने इस्लाम धर्म के जो आराध्य लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने कुरान में जिनका जिक्र है, उनकी तुलना कर सकते हैं हेमंत सोरेन से? और क्या सीता मैया जो यहां पे कल्पना सोरेन को कह रहे हैं, क्या कल्पना सोरेन की तुलना किसी से कर सकते हैं इस्लाम में जिनका वर्णन है? वो नहीं जुटा सकते हैं, क्योंकि मियां इरफान अंसारी सिर्फ सनातनियों का अपमान करना चाहते हैं। और देखिए, जेएमएम के प्रवक्ता ने बहुत शालीनता से डिफेंड किया, लेकिन यहां बैठे पैनलिस्ट उनका समर्थन कर रहे हैं। और कांग्रेस की तो आदत रही है तुष्टीकरण की। मैं तुष्टीकरण कहते हैं कि हमारे लिए सब धर्म बराबर है। नहीं साहब, हिंदू मुस्लिम सरना सिख ईसाई सब है भाई भाई। कैसे भाई है साहब? मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं कि ये क्यों भाई भाई बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। सितंबर 2007 में कहते हैं कि राम मंदिर, राम जो है वो कल्पना के पात्र है, वो कभी अस्तित्व ही नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट करती है कांग्रेस की यूपीए सरकार, रामायण को काल्पनिक ग्रंथ बताती है। और नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में नटवर सिंह जो तत्कालीन विदेश मंत्री थे, वो लिखते हैं, जब मैं इंदिरा गांधी के साथ बाबर की मस्जिद पर गया, ये वन लाइफ इज नॉट एनफ कि मैं आपको पंक्तियां पढ़कर सुना रहा हूं, तो इंदिरा गांधी ने बाहर निकलकर कहा, उस जो वहां पे उनका कब्र था, कि मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि लगा पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने घूम रहा है। अरे एक आक्रांता, एक आक्रमणकारी जिसके सेनापति ने राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया, उसके लिए इंदिरा गांधी ऐसा कह रही है। वन लाइफ इज नॉट एनफ पढ़ लीजिए नटवर सिंह का। और सोनिया गांधी ने ऐसी क्या कहा था बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद, साहब मैं सो नहीं पाई, मेरे लिए आतंकवादियों के लिए आंसू बह रहे थे। तो ये छद्म धर्म में पेश करने वाले लोग हैं, आतंकियों, और ये बाबर के लिए, इनके लिए सब कुछ है। लेकिन मियां इरफान अंसारी को मैं चैलेंज करता हूं, हिम्मत है इस्लाम के बारे में ऐसा बोलने की? भाजपा ने चैलेंज कर दिया। इरफान साहब, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो कल एक और पोस्ट कर दीजिएगा। इस्लाम के किसी पैगंबर को, किसी गुरु को, इस्लाम के किसी
मोहम्मद साहब का जिक्र करते हुए हेमंत साहब के साथ तुलना कर दीजिएगा। अभिषेक, भगवान का नाम तो आप आराम यहाँ मियां रियाज अंसारी से पूछते हैं, उनमें हिम्मत है किसी पैगंबर से तुलना करने की? वो पूछेंगे, वो करके बता दिया। ये भाजपा का चैलेंज है इरफान साहब, सुनिए, आपको आगे बात करेंगे। बात की बात है, डिबेट सलीके से पैगंबर के बारे में बोलने की स्वागत है। अब बताते हैं आपको इरफान के अरमान। पहले आपको बताया इरफान का बयान, उस पर छिड़ा घमासान। अब आपको बताते हैं इरफान के अरमान। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, इरफान साहब काफी खूबसूरत हैं। इरफान साहब की तस्वीर है, लेकिन उसके बगल में एक कुर्सी है। सारी लड़ाई इस कुर्सी की है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि दरअसल यह बयान क्यों था। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने किया है गिरफ्तार। आलमगीर के इस्तीफे पर मंत्री का एक पद हो जाएगा खाली। कांग्रेस कोटे से मंत्री का एक पद होगा खाली, यह ध्यान देने वाली बात है। कई बार मंत्री पद पर दावेदारी जता चुके हैं इरफान। कांग्रेस में अल्पसंख्यक समुदाय से महज 2 विधायक हैं। इरफान अंसारी को नजर आ रही मंत्री की कुर्सी। मंत्री की कुर्सी की चाहत में मुखर हुए इरफान। हेमंत और कल्पना सोरेन की तरफदारी में जुटे इरफान। इरफान ने हेमंत सोरेन की तुलना भगवान राम से कर दी। कल्पना सोरेन को माता सीता और दुर्गा का अवतार बताया। खुद को हेमंत सोरेन का हनुमान बता रहे इरफान अंसारी। और एक बार फिर मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद ये तमाम सियासी बयान सामने आने लगे। पूरे सियासी बयान के पीछे अगर आप गौर से समझिए तो यह समझ में आता है, बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा की, उन्होंने भी पोस्ट किया, तल्ख टिप्पणी की, लेकिन खुलकर राज नहीं खोला, क्योंकि अभी आने वाला समय किसने देखा है क्या होने जा रहा है। 2-3 महीने में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं कि इरफान अंसारी को मंत्री पद चाहिए 3 महीने के लिए, और दूसरी जो जानकारी मिल रही है कि आलमगीर आलम साहब चाहते नहीं है कि इरफान अंसारी को यह पद मिले अल्पसंख्यक कोटे से। आलमगीर आलम साहब अपने सुपुत्र को इस गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। अब ये जानकारियां कितनी सच्ची, कितनी गलत, कितनी सही, कितनी झूठ, ये हम अपने अतिथियों से समझते हैं। रुक करते हैं रियाज साहब का। कांग्रेस से रियाज साहब हमारे साथ जुड़े। रियाज साहब, बयान को लेकर सनातन का कहीं अपमान नहीं था, लेकिन अभी की जानकारी पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, कहीं पोस्ट में अब कुछ नहीं है। बार बार लिख रहे हैं, ऊपर 2-3 पोस्ट उन्होंने और किया और उसमें लिखा कि सीता के मैं मां दुर्गा का अवतार समझता हूं। इतना जबरदस्त बयान दिया था, बयान पे इतना हंगामा हो गया। अगर गलती नहीं थी तो पहले तो उन्होंने डिलीट क्यों किया? अगर समर्थन तो कांग्रेस भी कर रही थी उनको। दूसरा कि अरमान क्या है ये हमने साफ कर दिया। आप क्या देखते हैं, अल्पसंख्यक कोटे का एक पद किसको मिलना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अगर आलमगीर आलम साहब पर कोई आरोप लगा है और अभी तक वो मंत्री बने हुए, अभी इस्तीफा दिए नहीं हैं। इस्तीफा जब देंगे उस पर फिर चर्चा होगी, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरफान अंसारी को ही मंत्री पद मिले। पार्टी किसी को भी दे सकती है, और 6 महीने के बाद चुनाव है तो ये पार्टी निर्णय लेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें इरफान अंसारी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी सीनियर विधायक, कोई भी सीनियर लोग आ सकते हैं, हमारे कोई भी विधायक इसमें आ सकते हैं। तो ये किसी का कोटे पे नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक कोटे का है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी को लेकर चलती है, और ये आने वाले समय में हमारे विधायक दल और कह सकते आला कमान इस पर निर्णय लेगी किसको मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। यह आला कमान का निर्णय होगा, ये ना इरफान अंसारी का निर्णय हो सकता है, ना आलमगीर साहब का निर्णय हो सकता है। निश्चित तौर पर ये इरफान अंसारी साहब का और आलमगीर आलम साहब का नहीं होगा, लेकिन कुर्सी पाने के लिए तो इरफान साहब रांची से दिल्ली तक एक कर चुके। अनूप सिंह साहब तो कम से कम टिकट लेकर आ गए, दीपिका पांडे जी को टिकट की घोषणा करके टिकट कट गया। इरफान साहब बेचारे, उनको कुछ नहीं मिला, जबकि काफी मुखर नेता है, काफी कद्दावर नेता है। प्रतुल साहब, कैसे देखते हैं इस बयान को? किस कुर्सी की बात कर रहे थे बाबूलाल मरांडी कि मंत्री पद पाने के लिए तलवे चाट रहे हैं, और आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, इरफान अंसारी डे 1 से ही मंत्री बनना चाह रहे हैं, और पहला उनका रिएक्शन यही था कि मैं मंत्री इसलिए नहीं बना, आपको याद होगा, मैं मंत्री इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं जोलाहा हूँ, मैं ओबीसी से आता हूँ, बैकवर्ड का बेटा हूँ, इसीलिए मंत्री नहीं बना, ये बड़े लोग बनते हैं। ये उनका पहला बयान था मंत्रिमंडल के गठन के बाद।
तो आप सोच सकते हैं कि मंत्री पद की लालसा मियां इरफान अंसारी को कितने दिनों से है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें सुनकर तो मुझे ये लग रहा है कि अब इरफान अंसारी निश्चित रूप से आपका चैनल देख रहे होंगे, उनको छपास की बीमारी और टीवी स्क्रीन पर देखने में तो उनको बड़ा आनंद आता है। और आपने तारीफ भी कर दी, बड़े खूबसूरत दिखते हैं, काश दिल से भी इतने खूबसूरत होते। तो कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान के बाद तो मुझे लगता है अनायास ही उनके ओठों से निकल पड़े होंगे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब तो इरफान अंसारी एक्सपोज भी हो गया। मुझे लगता है इरफान अंसारी खुद डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर को इलाज डॉक्टर का खुद से नहीं करना चाहिए, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाए। शायद उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रही है, क्योंकि वो शायद भूल गए हैं कि इसी सरकार में जिसकी तुलना हमारे आराध्य देव से कर रहे हैं, वो उन्होंने ही इन्हें जेल भिजवाया था, कलकत्ता में रखा था। खबरें आई थी कि उल्टा लटका कर पीटा गया था, तमाम तरह की यातनाएं दी गई थी, उसके बाद 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ था, तब जाकर कितने दिन रहने के बाद ये जेल से निकले थे, पैसे की भी रिकवरी हुई थी। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है ना इरफान अंसारी साहब को थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, वो भी चेक करवा लें। लेकिन जी हेमलाल साहब, जेल में तो आलमगीर आलम साहब भी हैं, कांग्रेस के हैं। इरफान साहब को श्री राम केवल हेमंत जी में क्यों दिखते हैं, आलमगीर साहब में कोई दशरथ नहीं नजर आते? देखिए मैंने पहले ही कहा था, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो कुछ भी लोग अपना बोल लेते हैं। आपने कुर्सी की लालसा की बात कुछ भी बोल लेते हैं, लोग बोलते हैं भाई, आज़ादी है तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन एक विधायक होने के नाते ये ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और उन्होंने ये सहज मैंने अपनाया भी, कहा कि, और उन्होंने डिलीट भी कर दिया है, जी जी। पोस्ट को डिलीट भी कर दिया है। देखा कि अब बहुत बवाल हो रहा है, तो इसमें पढ़ना ठीक नहीं है, और कुछ सोचा होगा, डिलीट कर दिया इन्होंने। चुनाव भी है, चलिए ठीक है, तो उन्होंने गलती स्वीकार कर लिया है। मतलब उन्होंने गलती की थी जिसको स्वीकार कर लिया, अपने उन्होंने माना, लेकिन वैसा बहुत बड़ा बयान नहीं था, मान लिया। चलिए ठीक है, किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। हम सब लोग गलती की थी, स्वीकार कर लिया। एक सेकंड, जब किसी को ठेस पहुंचता है किसी भी बात के लिए, तो उसको वापस ले लेने में ही भलाई है। और वही उन्होंने भलाई समझा कि इसको वापस ले लेना चाहिए। यदि अच्छे बात से भी किसी को दुख पहुंचता हो तो उसको वापस ले लेना चाहिए, उन्होंने ले लिया। चलिए अब तो सब खत्म हो जानी चाहिए, इसको यहीं खत्म कर देनी चाहिए। डिबेट भी जो है इस पर नहीं होनी चाहिए, डिबेट भी खत्म कर दे यहीं पे। डिबेट इस पर नहीं होनी चाहिए। अब आगे की बात आप कहें। अरे हम लोग का आधा घंटा बचा हुआ है, क्यों खत्म? हेमलाल साहब, डिबेट उस पर होता है, विषय वो हो जाता है जो कई लोगों से जुड़ा है, कई लोग आहत हैं। अगर हम अपने मैसेज आ रहा हूं प्रतुल जी, अगर हम लोग अपने मैसेज दिखाएं आपको, तो वो मुस्लिम धर्म के भी कई लोग हैं जिन्होंने इस टिप्पणी का और इरफान अंसारी के बयान का जो उन्होंने पोस्ट किया था एक्स पर, उसका घोर खंडन किया है। उन्होंने ये साफ किया कि राम सबके हैं, तो राम की तुलना आप जेल में बैठे किसी भी आरोपी से कैसे कर सकते हैं? आप राम की तुलना अपने पिता से कर सकते हैं, आप राम की तुलना अपने भाई से कर सकते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं? फिलहाल जब तक वो भ्रष्टाचार से मुक्त ना हो जाए, आरोपी हैं, सिद्ध नहीं हुआ है, अभी भी मैं कह रहा हूं, आरोपी है, जब तक वो मुक्त आरोपी है, आरोप लगाया है, सिद्ध नहीं हुआ है। आज तक 3 महीना हो गया, कोई भी आरोपी और अभियुक्त का फर्क मुझे पता है। किसी तरह का कोई भी सबूत नहीं मिला है, ये आरोप सिद्ध नहीं हो सकता है सर, आरोप सिद्ध नहीं हो सकता है। चलिए प्रतुल जी आप बोलिए। मुझे 10 सेकंड चाहिए था। देखिए इरफान अंसारी की जो स्ट्रैटेजी थी वो कामयाब हो गई। शूट एंड स्कूट, दागो और भागो, स्क्रीन वो उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया, पूरा हंगामा मचवा दिया। उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है? आज पोस्ट करो, आज पूरा हंगामा होगा, आज इरफान अंसारी चलेंगे, दूसरे दिन विरोधी उसके खिलाफ बयान देंगे, तीसरे दिन इरफान अंसारी पीछे हट जाएंगे, 3 दिन तक सुर्खियां बटोर लेते हैं। तो ये इनकी पुरानी स्ट्रैटेजी रही है साहब। ये पोस्ट को डिलीट करने से क्या ये पूरा हंगामा खत्म हो जाता? मियां इरफान अंसारी को किसने इजाजत दी कि सनातनी देवी देवताओं से जेल में बंद आरोपी की तुलना करें? मैंने तो पहले भी चैलेंज किया, क्या वो कि दूसरे धर्म के आराध्य लोग जो हैं उनसे इनकी तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वो अपने धर्म के आराध्य लोगों से तुलना कर सकते हैं हेमंत सोरेन की? नहीं कर सकते। तो क्या सनातनी सबसे आसान है साहब? तो इसीलिए हमारी गहरी आपत्ति है कि इरफान अंसारी जैसे जिहादी मानसिकता वाले लोग जो है ना, हमने चुनाव आयोग जाकर मांग की है कि इनके प्रचार पर बंदिश लगाई जाए। और ये वाकया उन्होंने कब पोस्ट किया साहब? और इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब कल्पना सोरेन के लिए प्रचार कर रहे थे,
तब इन्होंने किया। तो ये तो आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। सीधे चलते हैं अतिथियों के पास, पूछते हैं रियाज साहब से। कांग्रेस से रियाज साहब जुड़े हैं हमारे साथ। रियाज साहब, भाजपा ने हमला बोल दिया, चुनाव आयोग गए, शिकायत दर्ज कराई और कहा कि यह सनातन पर हमला, इरफान अंसारी को चुनाव प्रचार से दूर कर दिया जाए। उसके बाद इरफान साहब ने ट्वीट डिलीट कर दिया है। क्या ये वास्तव में आप इसे सनातन पर हमला मानते हैं? अगर ये हमला नहीं है सनातन पर तो ट्वीट डिलीट करने की क्यों जरूरत पड़ी? और क्या किसी और धर्म या मजहब के गुरु का, किसी ईश्वर का नाम ले सकते हैं इरफान साहब? क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं शुरू से एक शब्द का प्रयोग किया कि एक एजे इंसान होने के नाते, बाद में मैं किसी धर्म से आता हूँ, एक इंसान होने के नाते इंसानियत का हमेशा पहलू रखना चाहिए। और इंसानियत ये है कि आपकी किसी भी बात से किसी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, एक इंसान होने के नाते। दूसरा कि किसी भी धर्म के बारे में ना बोला जाए तो अच्छा है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म को ठेस पहुंचा हो, ऐसा भी कोई बात और कोई बयान इरफान अंसारी जी ने नहीं दिया। लेकिन क्या है कि इसको एक मुद्दा और एक हीरो भाजपा ने कहीं ना कहीं इरफान अंसारी को बनाने का काम किया है। और हमारे मित्र अभी बता रहे थे कि उन पर डिबेट चल रही है, ये चुनाव आयोग जा रहे हैं, तो एक नेता को इतना पॉपुलैरिटी मिल जा रही है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आलमगीर साहब को जिस तरह से इन लोगों ने फंसाया है, जिस तरह से ईडी का एक तरह से प्रयोग किया गया है उनको फंसाने का, 46 साल के करियर में उनको एक दाग नहीं था। लेकिन आप देख सकते हैं जिस पद पे थे, वो गरिमामय पद पे सम्मान आया और सम्मान का सम्मान करते हुए वो पहली सम्मान में वो हाजिर हो गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद दूसरे दिन वो कह सकते हैं कि उनको बोला गया कि 5 दिन के बाद आइए, 5 दिन के बाद, और फिर अचानक बोला गया कि नहीं आप कल ही आए। तो उन्होंने पूछा भाई कल क्यों? तो नहीं, ऊपर का आदेश है, हमें दबाव है। तो कहीं ना कहीं ईडी दबाव पे काम कर रही है। और कह सकते हैं कि 4 जो अभी चुनाव हुए उस पे इंडिया गठबंधन की बढ़त दिख रही है और कहीं ना कहीं एनडीए घबरा गई है। तो इस तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं आने वाला समय में आपको दिखेगा कि आलमगीर साहब किस तरह से बाइज्जत छूट के आते हैं। ये कोर्ट जब चलेगी, जब ट्रायल चलेगी, ईडी के पास सबूत नहीं होंगे, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में बाइज्जत वो छूट के आएंगे। रियाज साहब, अभी आपने 2 बातें कही कि ईडी ने 5 दिन के बाद बुलाया था, फिर आपने कहा कि ईडी ने कहा कि कल ही आ जाइए, और जब उन्होंने पूछा कल क्यों तो ईडी ने कहा कि ऊपर का दबाव है। इसका आधार क्या है रियाज साहब, तथ्य क्या है? नहीं, आधार ये है कि जब पहले दिन आलमगीर साहब मिल के आए थे तो बात हुई हम लोगों की। आलमगीर साहब ने आपसे ये कहा था? हाँ भाई। ईडी के अधिकारियों को अगर न्यूज़ 11 की स्क्रीन दिख रही है कहीं से, साहब ये आपके लिए भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विद्वान प्रवक्ता कह रहे हैं कि आलमगीर साहब का यह बयान था कि पहले दिन जब मिलकर आए थे तो 5 दिन बाद आने को कहा गया था। फिर आप लोगों ने आलमगीर साहब को कहा कि ऊपर का दबाव है, कल ही आइए, और आप लोगों ने बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। भाजपा से प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। कोई 2 व्यक्ति के बीच में क्या बात हुई? ये तो वही बात हुई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आलमगीर आलम ने इनको क्या कहा ये किसने जाना, इनका कहना है। हो सकता है आलमगीर आलम ने कहा होगा कि बाबू मेरा जो 40 करोड़ रुपया था पकड़ा गया, लेकिन यहाँ इसको घुमाकर बोल रहे हैं कि आलमगीर आलम ने सपोर्ट कर रहे हैं हमारे मित्र। मैंने नहीं तोड़ा, इसलिए मैं बोला कि भाजपा का अभिषेक कहीं ना कहीं तोता है ईडी, और ईडी के पक्ष में इन्होंने कितना अच्छा बयान दिया। अभिषेक इनको बोलने दीजिए, मैंने नहीं टोका एक बार भी रियाज साहब को, मुझे भी बोलने दे। तो आलमगीर आलम ने इनको क्या कहा और ये यहाँ आकर बोल रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ आपके चैनल को पूरा झारखंड देखता है, देश का एक बड़ा हिस्सा देखता है, तो ईडी के अधिकारियों से भी मेरी गुजारिश होगी कि रियाज साहब को भी बुलाएं कि आलमगीर आलम ने इनको और क्या क्या बताया है, ताकि जो राज है ना वो राज दर राज निकलेगा। और रियाज ने एक और चीज कही, इन्होंने कहा कि फंसाया गया है, यानी जो 32 करोड़ रुपए आलमगीर आलम के एक सहायक के, एक नौकर के रखा, वो हम लोगों ने रखवा दिया। क्या इनका भाई जहांगीर आलम है जो 90 के दशक में, ये जहांगीर आलम दूसरा विषय, ये इनके नौकर की बात नहीं कर रहा, इनका सगा भाई है जहांगीर आलम जो 90 के दशक में शिफ्ट कर गया बांग्लादेश। जैसे जैसे आलमगीर आलम का राजनीतिक कद बढ़ता गया वैसे ही वैसे जहांगीर आलम का बांग्लादेश में नोटों की स्थिति मजबूत होती गई। आपको पता है उसने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, आज वो 150 करोड़ के टर्नओवर का राइस मिल का मालिक है, जूट मिल का मालिक है। हमने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की है
कि जहांगीर आलम का राइज पैसे में और आलमगीर आलम का राइज पॉलिटिकल में, दोनों के कनेक्शन को देखें। और ये जो पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या इसका ट्रेल इंटरनेशनल भी है? क्या इसको बांग्लादेश भी भेजा जाता था? इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जहांगीर आलम का जो राइज है अचानक जीरो, जो आदमी बांग्लादेश कुछ लेकर नहीं गया, वो 20-25 वर्षों में 150 करोड़ की कई कंपनियों का मालिक बन जाता, 150 करोड़ टर्नओवर की। और आलमगीर आलम इसी समय राइज करते हैं, कहते 46 वर्ष का साहब बेदाग करियर, बेदाग करियर। एक उनके सहायक के नौकर के यहाँ से 32 करोड़। ये महज इत्तेफाक है कि नौकर का नाम जहांगीर आलम है या कोई संवेदना भी जुड़ी हुई है? अब ये दो एक जहांगीर आलम द फर्स्ट था उनका नौकर, ये एक जहांगीर आलम द सेकंड था। जैसे औरंगजेब द फर्स्ट, औरंगजेब द सेकंड, शाहजहां फर्स्ट, शाहजहां सेकंड, तो ये जहांगीर आलम द सेकंड इनके भाई हैं। लेकिन मुख्य किरदार यही है साहब। 150 करोड़ का टर्नओवर जीरो से कैसे हो गया? और क्या आलमगीर आलम ने पैसा व मनी लॉन्ड्रिंग की? इसकी जांच की हम लाइव टीवी पे मांग करते हैं। जहांगीर आलम ढाका के पास रहते हैं, 10 साल से उनकी जांच होनी चाहिए। और 35 वर्षों में उन्होंने बांग्लादेश की नागरिकता नहीं ली, ये भी एक बड़ा जांच। अच्छा, बांग्लादेश की नागरिकता अभी तक नहीं ली है? नहीं। और वहां के उद्योगपति भी हैं, बड़े उद्योगपति। चलिए, कमाल की बात है। रियाज साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, जांच होनी चाहिए। 10 साल से इनकी सरकार है, ईडी और आईटी का प्रयोग तो ये करते हैं, ये भेजना चाहिए। ईडी को जांच करनी चाहिए, कहाँ कहाँ उनके पैसे हैं, कहाँ कहाँ आलमगीर साहब के तार जुड़े हुए हैं, जांच करनी चाहिए ना। ये तथ्य नहीं बता पाएंगे और आने वाला समय बोला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से इन्होंने ईडी का प्रयोग किया और विपक्षियों के प्रति इन्होंने प्रयोग किया है। हेमंत सोरेन के ऊपर क्या केस था, इतने दिन से जेल में रखे? क्या टिप्पणी थी केजरीवाल के प्रति सुप्रीम कोर्ट का? आप देख, संजय सिंह के प्रति क्या इतने इन्होंने केस किए विपक्षियों के ऊपर, लेकिन साबित नहीं कर पाए। क्यों नहीं? 71,000 करोड़ इन्होंने अजित पवार के नाम पे बोला था। क्या अजित पवार आज बाहर है चुनाव प्रचार? लोकतंत्र की हत्या अगर कोई सीखे तो इनसे सीखे। लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है वो भाजपा से सीखे। चलिए 10 सेकेंड। संजय सिंह साहब के बारे में बता दो। लोकतंत्र की हत्या देश में एक ही बार हुई है, जब 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था, फंडामेंटल राइट सीज कर लिए थे। भाजपा को जब तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद प्रधानमंत्री का नाम तब तक ये इनकी पानी नहीं पड़ रही है। इनके प्रधानमंत्री कोई शहीद नहीं हुए हैं, इंदिरा गांधी को शहीद किया गया है। अभिषेक, ऐसे डिबेट ना कराएं, मैंने एक बार इनको नहीं कहा। बीच में ना बोले, आप भी बोलते तो मैं उनको 75 के इमरजेंसी लगाकर देश में काला अध्याय लगाने वाले इंदिरा गांधी ने संविधान का गला घोटा था और 76 में 42वें संशोधन के जरिए 20% संविधान को बदला था। ये संविधान के हत्यारे लोग हैं और उस समय इन्होंने जबरन नसबंदी कराई थी युवकों की पकड़ कर। प्रेस के प्रथम पेज को ना पीआरडी पहले स्क्रूटिनाइज करता था, उसके बाद फर्स्ट पेज छपता था अखबारों का। ये था संविधान की हत्या। संविधान की हत्या तब थी जब राहुल गांधी ने कैबिनेट के पास किए हुए ऑर्डिनेंस को फाड़ कर फेंक दिया था। संविधान की हत्या तब हुई जब शाहबानो केस को राजीव गांधी ने पलटकर एक मुस्लिम जो एक डिवोर्सी थी उसको उसका हक लेने नहीं दिया। संविधान की हत्या तब हुई थी जब राजीव गांधी ने डिफेमेशन केस लाकर प्रेस पर बंदिशें लगाई थी। तो ये संविधान की हत्या की जो बात करते हैं ना, अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। चलिए, व्यक्तिगत हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड भी देख रहे हैं। इनके प्रत्याशी 400 सीट के बात करते हैं और वही प्रत्याशी बोलते हैं कि हमें 400 सीट देंगे तो हम संविधान को बदल देंगे, हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। इनके ही प्रत्याशी बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। आरक्षण को खत्म कर देंगे। कब? आरक्षण और झूठ बोल रहे हैं। आरक्षण और संविधान दोनों को खत्म करने के बाद रुक करते हैं अपने अतिथियों का। एक बात चलते हैं प्रतुल शाहदेव के पास, भाजपा से। प्रतुल जी, जब आलमगीर आलम साहब का बात होता है की बात होगी तो पाकुड़ की भी बात होगी। आज आपने बड़ा बयान दे दिया है कि पाकुड़ में पॉलिटिकल जिहाद चल रहा है। क्या है पॉलिटिकल जिहाद? देखिए, हम लोगों ने अब तक लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद सुना था, लेकिन ये पॉलिटिकल जिहाद पे लेकर आज भाजपा ने प्रहार किया। पॉलिटिकल जिहाद ये होता है कि जो बड़े संख्या में घुसपैठी आ गए हैं और कुछ तुष्टिकरण की मानसिकता रखने वाले मुस्लिम युवक, कुछ शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये आदिवासी बेटियों को मोहजाल में फांसते हैं। और इनको तो भाई, इनके अब्दुल को 4 शादियाँ मंजूर है, 4 शादियाँ कर सकते हैं ये, तो अब्दुल दूसरी या तीसरी बीवी में बेचारी इन भोली वाली आदिवासी बेटियों को रख लेता है। उनके जरिए आदिवासी के लिए रिजर्व मुखिया, जिला पार्षद और जो तमाम सीटें उन पर चुनाव लड़वाता है, उनको कब्जा दिलवाता है और उसके बाद उनको पीछे कर देता है। सारी डीलिंग वो करता है। इससे पॉलिटिकल जिहाद करता है। अभिषेक से मैं 30 सेकंड लूंगा, मैं बताता हूं पाकुड़ का आंकड़ा।
मैं बेटियों की मर्यादा रखते हुए बेटियों का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन किन जिहादियों ने इस पॉलिटिकल जिहाद को अंजाम दिया, मैं उनका लिस्ट देता हूं चैलेंज करके कि कोई मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मुकदमा करें। लालू शेख पाकुड़ का, ख्यार शेख, महबूब आलम, आज़ाद मियाँ, वकील मंसूरी, उमेद अली अंसारी, अब्दुल समीम, आज़ाद अंसारी, सागिर अंसारी, मोहम्मद शेख, हजरत अली, ऐसे दर्जनों लोग हैं। हम लोगों ने 18 लोगों का टेस्ट केस रखा है, अभी मैं पाकुड़ पे सिर्फ था, जिन्होंने भोली भाली आदिवासी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके थ्रू सत्ता पर कब्जा किया और पूरा वहां का माल ये अब लपेट रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं बता रहा हूं, राज्य के दूसरे हिस्सों में तबारक अंसारी, इकरामुल अंसारी, मोइन अंसारी, रब्बुल अंसारी, शाहबुद्दीन शेख, शाहजहां शेख, टीपू अंसारी, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल जिहाद को आली जमा पहुंचाया है। इनके लिए इसमें से आप में 18 लोगों जिसका मैंने आपको नाम दिया, उसमें से 11 लोग ऐसे हैं जिनकी ये दूसरी या तीसरी बीवियां, वो आप बोलेंगे तो वो भी मैं बता दूंगा। मैं आदिवासी बेटियों का नाम मर्यादा के कारण नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये जितने अंसारी और शेख का मैंने नाम लिया ना, सब पॉलिटिकल जिहादी हैं। भोली भाली आदिवासी लड़कियों के जरिए मुखिया, पार्षद, सरपंच इन पदों पर कब्जा करते हैं और सरकारी फंड जो आता है इसकी बंदर बांट करते हैं और ये मालिक बन जाते हैं। ये पॉलिटिकल जिहाद है। हमारी सरकार सत्ता में जब लौटेगी सबकी जांच होगी, आदिवासी बेटों से पूछा जाएगा वो उनको प्रताड़ित किया जा रहा। साहब ये कहते प्रेम विवाह किया, आपको लगता है कि कोई लड़की चाहेगी कि उसकी 3-4 सौतन और रहे? ये प्रेम विवाद नहीं, ये लव जिहाद है और उसका पॉलिटिकल जिहाद फॉर्म है। रियाज साहब, पाकुड़ की बात हो रही है, पॉलिटिकल जिहाद एक नया शब्द निकलकर सामने आ गया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जो जिहाद की मानसिकता रखते हैं उनको हर जगह जिहाद दिखता है, प्रेम नहीं दिखता, मोहब्बत नहीं दिखती। और रही बात आदिवासी बेटियों का, आप इतना इज्जत रखते हैं, राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो 4 शादियां कीजिएगा। देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, ये कौन सा मोहब्बत? 4 के साथ एक साथ मोहब्बत? मोहब्बत एक शादी कीजिए। नहीं, 4 मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत मैं भी मानता हूँ, मोहब्बत गलत नहीं, लेकिन 4 शादियां कीजिएगा, 4 बीवियों, चारों से मोहब्बत करेंगे साहब। कई मोहब्बत में तो शादी भी नहीं हो पाती। मोहब्बत है कि क्या है? नहीं, मोहब्बत में तो शादी हो भी नहीं पाती है। 4 शादियां करेंगे, मोहब्बत करेंगे, ये कौन सा लॉजिक है? ये मुझे समझा दें। कौन लड़की चाहेगी कि उसकी सौतन रहे घर में? अब रियाज साहब को बोलने प्रतुल रियाज जी। राम मंदिर के उद्घाटन होता है, उसमें हमारे आदिवासी जो राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक, उनको नहीं बुलाया जाता है। एक मिनट, अब तो मेरी बात तो सुन लीजिए अभिषेक भाई। अब आदिवासियों पे ये बात कर रहे हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल भेज देते हैं। आदिवासियों की बात, मैं तो उसी पे आ रहा हूँ ना। बात सुन लीजिए, हाँ। आपको फैक्ट बता रहा हूँ। राष्ट्रपति महोदया को बुलाया गया था, बाकायदा राम मंदिर शिलान्यास समिति में जो थे उनको निमंत्रण दिया गया था राष्ट्रपति महोदया को। आप यहाँ स्क्रीन पे कर देंगे कि नहीं बुलाया गया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सफाई दे रहे हैं, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष वो बुला रहे हैं, लेकिन रियाज जी का अब अभी ये बोलेंगे, अभी बोल रहे थे कि बीच में टोका टिप्पणी नहीं करते हैं। प्रतुल जी नहीं, इन्होंने गलत फैक्ट कहा कि नहीं बुलाया गया। अभी संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें नहीं बुलाया गया। उसके बाद सुन लीजिए, तो पहले आदिवासी की बात कर रहे थे, आदिवासी प्रेमी की बात कर रहे थे, आप सुन लीजिए। उसके बाद अभी एक फोटो वायरल हुई थी, सुन लीजिए। अभी एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी, वहां पर हमारी राष्ट्रपति महोदय खड़े हो चुका है। सर, क्या वो जिहाद, उसको आप पॉलिटिकल जिहाद से जोड़ रहे हैं? पॉलिटिकल, अब जिहादियों को जिहाद नजर आएगा ना। धर्मेंद्र मुस्लिम बन के हेमा मालिनी से शादी कर लिए, वो कौन सा जिहाद कर लिए? धर्मेंद्र दूसरी शादी जब हेमा मालिनी से किए थे। सर, आप मोहब्बत पे चले गए, वो धर्मेंद्र पे चले गए। आ रहा हूं हेमलाल जी, अरे कहाँ आप लोग जा रहे हैं? ये लव जिहाद है। ज्यादातर देख लीजिए, जिहाद की बात करें, कभी हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, मुस्लिम, ये कभी इस देश के विकास के बारे में बात नहीं करेंगे। रुक जाइए, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। ये घुसपैठ की बात है, आप कहाँ जा रहे हैं मोहब्बत में, इश्क में? ये घुसपैठ वाली बात हो रही है सर। कौन मोहब्बत कर रहा है? बांग्लादेश से यहाँ मोहब्बत करने आ रहे हैं भैया। अगर घुसपैठ की बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सुन लीजिए, ABCD, ये शादी में ABCD सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए प्रतुल जी। लेकिन बोलने की आदत है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मेरा अब्दुल मोहब्बत करता है।
4 लोगों से मोहब्बत करता है। एक समुदाय को टारगेट अगर करना हो तो प्रतुल जी से सीख लीजिए। मुझे एक लाइन में सुनने दे रियाज साहब, जल्दी से बात पूरी करें, वक्त तेजी से भाग रहा है। अरे सवाल हेमलाल जी से हम तो पूरी बात आपको करना चाहते, सुनते कहाँ हैं? आप उधर मत जाइएगा सर, बॉम्बे दिल्ली धर्मेंद्र नहीं आ रहे, आप सुनिए तो बता आपने तर्क दे रहा हूँ ना मैं, कोई बोलता उसका तर्क सुनिए। अगर कोई घुसपैठ किया है, कोई अगर घुसपैठ किया है तो केंद्र में इनकी सरकार थी, क्यों नहीं जांच कराई है 10 साल से? बोलने सुन लीजिए, देखिए 2015 अब ये सब 45 से तर्क ले लीजिए, 19 से सवाल और 19 से जवाब, प्रत्यारोप के बीच कहीं न कहीं ये मामला उलझ गया है। सवाल और जवाब आप उन्हीं से ले लीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ केंद्र में 10 साल की सरकार थी, क्यों नहीं इसका जांच कर की है? ये गृह मंत्रालय इनका, विदेश मंत्रालय इनका, रक्षा मंत्रालय इनका, लेकिन ये जांच नहीं कराएंगे। इनको अगर बयानबाजी करनी हो तो सबसे अच्छा बयानबाजी करते हैं, नफरत फैलाने हो तो नफरत फैलाने में अव्वल है। ये नफरत अच्छी तरह से फैलाते हैं। ये देश में अगर नफरत फैलाने की बात कहे तो कोई बीजेपी और प्रतुल जी से सीखे कि नफरत कैसे आग लगाना हो तो इनको सीखे आग कैसे लगाए। ये कभी पानी बुझाने का काम नहीं करते हैं, ये हमेशा आग लगाने का काम करते हैं। मेरा अब्दुल जब चाहे ट्रिपल तलाक। प्रतुल जी बस 3 मिनट बचे। एक अहम सवाल मेरा हेमलाल साहब से है, झामुमो से। हेमलाल साहब, बात इरफान अंसारी के अरमानों को लेकर थी। जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट के साथ, पोस्ट के साथ साझा की थी, उसमें कल्पना सोरेन जिनमें उनको सीता माता दिखाई देती हैं या दुर्गा जी की अवतार दिखाई देती हैं, उनकी निजी संवेदना है, निजी उनका मानना है, कहीं उससे इनकार नहीं है। लेकिन इससे एक खास वर्ग को, सनातन धर्म को या जो भी हिंदू धर्म को, भाजपा को काफी आहत हुए हैं लोग। तो ये जो कांग्रेस का गठबंधन झामुमो के साथ है, ये कल्पना सोरेन को इरफान अंसारी साहब गांडे से जितवाना चाहते हैं या हरवाना चाहते हैं? गांडे से चाहते क्या हैं? अभिषेक जी, मैं बहुत ही सालिम तरीके से बैठ करके सुन रहा था सबको। आप ही ने कहा था, कल ही कहा था कि मैं भेज दूंगा लिंक, आप देख लीजिएगा कितना समय आपको दिया। आज आप देख लीजिएगा कि कितना समय मुझे मिला और किसको कितना समय मिला है, आप देख लीजिएगा। चूंकि आप बोलने नहीं देते हैं, हम जब बोलने लगते हैं तो हमको मना कर देते हैं, तुरंत मना कर देते हैं, समय नहीं देते हैं। देखिए, अब जहां तक इरफान अंसारी साहब का जो ट्वीट का सवाल है और गांडे विधानसभा उपचुनाव की बात है, तो गांडे उपचुनाव मैं कहता हूं कि ये कोई प्रभाव नहीं पड़ना है इस पर, और वहां हम भारी मतों से कल्पना सोरेन जीत रही हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। जहां तक रही बात कुर्सी की, तो कुर्सी की बात जो है, कोई भी चाहता है, कुर्सी किसको प्यारा नहीं होता है? हर आदमी को कुर्सी प्यारा होता है। कुर्सी प्यारा किस लिए? पैसा के लिए। जब पैसा के लिए ही सब प्यार करता है। कुर्सी सुन लीजिए पहले मेरी बात को सुन लीजिए। जब लोग जाते हैं तो लोग, तो देखिए, आप छेड़िएगा तो बहुत लंबा जाएगा, हम बहुत लंबा बोलेंगे। बोलिए ना सर। कुर्सी सबको प्यारी है। क्यों? पैसे के लिए कुर्सी सबको प्यारी है। बोला तो क्यों रिपीट कर? लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई समाज सेवा का पैसा का अभिषेक सुन लीजिए, अभी रिपीट मत जरूरी है। आप जो है पैसा के लिए आप बोलना क्या चाह रहे हैं? आप बोलना जो चाह रहे हैं, आप सुनिए तो इनको मना करिए। मैंने सवाल आपसे कुर्सी का पूछा था क्या? मैंने आपसे पूछा कि गांडे में जितवाना चाहते, हरवाना चाहते? हमने तो कहा कि भारी बहुमत जीत जाएंगी, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इरफान साहब क्या चाहते हैं ये करके? यही तो मैं बोल रहा हूँ। राजनीति अगर कहते हैं साहब, इरफान अंसारी जी, जैसे बाबूलाल मरांडी जी ने कहा चाटुकार हैं, वो अपना कुछ भी कर लेते हैं कुर्सी के लालच में। तो वो लालच में जो भी है, कुर्सी के लालच में कर रहे हैं या जैसे कर रहे हो, लेकिन आपने आप ही ने कहा है। देखिए, फिर आप डाइवर्ट मत करिए, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका जवाब जो था, अब तो आप अपनी बात कर रहे हैं। आपका जो प्रश्न था मैंने दे दिया है। अब रही जो कुर्सी की सवाल है, कुर्सी का प्रश्न आपने कहा था। जल्दी बात करें सर, तो कोई भी लालच करता है कि हमको भी मिल जाए भाई, हम भी मंत्री पद ले लें, शोहरत मिले, हमको भी लोग जाने, काहे नहीं चाहेगा? तो देखिए, बाबूलाल मरांडी जी नहीं चाहे थे क्या?
बाबूलाल मरांडी अब चाहे कभी ना वहां गए, भारतीय जनता पार्टी में गए, वो कह रहे थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। उन्होंने ही कहा था कि नीतियों से माफी चाहूंगा, मैं हमेशा माफी मांगता हूं आप लोगों से। लोकसभा चुनाव का दौर है, कई बातें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन एक बात याद रखना होगा कि आप सवालों पर रहेंगे, आप तथ्यों पर रहेंगे तो आप काफी देर तक बोल सकते हैं। आप कहानियां सुनाएंगे, आप यहां से भाषण सुनाएंगे तो दर्शक भी समझते हैं कि आप घुमा रहे हैं, आप बातों को घुमाते हैं। और सवाल पर, तथ्यों पर आपको सीधे जवाब देने होंगे। आप आज दें, आप कल दें, आपको देना होगा। कहीं ना कहीं सवाल इरफान के अरमान पर था। जामुमो के विद्वान प्रवक्ता ने कहा भी कि हर कोई कुर्सी चाहता है, कहीं ना कहीं वो भी इत्तेफाक रखते हैं कि इरफान अंसारी भी कुर्सी चाहते हैं। हाँ, ये जरूर कह दिया उन्होंने कि कुर्सी के लिए पैसा चाहते हैं, पैसा से कुर्सी होता है। अब कितना सच्चाई है, क्योंकि जितने कुर्सी पर बैठे लोग हैं सबके घर से पैसे पकड़े जा रहे हैं, सबके लोगों के पास से पैसे पकड़े जा रहे हैं। कौन कौन और पकड़ा जाता है कहना मुश्किल है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।